अफगानी का नाम सुनने पर एक ही नाम याद आता है और वो है तालिबान। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि इंडियन रुपी से भी बेहतर है। इस समय $1 खरीदने के लिए कम से कम 73 इंडियन रुपए की जरूरत होती है। वहीं पाकिस्तान को 285 तक की कीमत चुकानी पड़ती है और अफगानी सिर्फ 77। तो शायद सच ही है कि हकीकत में यहाँ पैसों की बरसात होती है। डॉलर में हार्ड कैश यहाँ प्लेन के सहारे भेजा जाता है, लेकिन इसका पूरा फायदा आम जनता को नहीं बल्कि तालिबान को होता है। क्या डरा सहमा सा दिखने वाला अफगानिस्तान गुप्त रूप से काफी ज्यादा अमीर है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में एक अंडरडॉग है, तो क्या वहाँ की इकोनॉमी में भी अंडरडॉग मौजूद है? नमस्कार, मैं हूँ रिया तोमर और स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में। तो आज मैं आपको बताऊंगी इन सब का जवाब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। पहला है दलित लोग। अफगानिस्तान में बीते 40 सालों से युद्ध चल रहा है, जिसमें सोवियत, रशिया, अमेरिका और तालिबान शामिल हैं, जिसके सीधे तौर पर असर वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 2021 की बात करें तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने शस्त्र बल को निकालने का फैसला किया, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय था। उन्होंने सोचा कि इससे वहां की स्थिति स्थिर रहेगी और सरकार लोगों पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को पकड़कर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। खास बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान गणराज्य को मान्यता नहीं देते हैं। सिर्फ 3 ही देशों ने आज तक आधिकारिक तौर पर उन्हें मान्यता दी है, और वो है चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी के सारे देशों ने अफगानिस्तान से व्यापार करना लगभग 100% रोक ही दिया था। और पश्चिमी देशों ने तालिबान को नियंत्रित कर अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि उनके लिए दूसरे देशों से व्यापार करना भी मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका है। तालिबान को नियंत्रित करने से पहले अफगानिस्तान का कुल GDP का 40% पश्चिमी सहायता से आता था, लेकिन फिर ये रुक गया, जिसका मुख्य कारण था कि ये पैसा सीधा तालिबान के हाथों में ना जाए और तालिबान इसका इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए ना करे। एशियन डेवलपमेंट बैंक मानता है कि 49% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। वहीं अफगानिस्तान का GDP $14 बिलियन के करीब है और यहाँ 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग रहते हैं। इतनी ही जनता भारत के केरल राज्य में भी रहती है, लेकिन सिर्फ यहीं का GDP अफगानिस्तान से 10 गुना ज्यादा यानी $1.145 बिलियन का है। हाँ, ये हो सकता है कि अफगानिस्तान की असल अर्थव्यवस्था इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो। ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और इनका कोई भी ब्यौरा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उन्हें काम करने का भी अधिकार नहीं है। कुछ गिने चुने काम ही है जो वो कर सकती है और इन सब पैसों पर टैक्स चार्ज नहीं होता है। अगर माना जाए कि अफगानिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी चलती है, जिसके आकार का हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। इस अंडरग्राउंड इकोनॉमी का ही पाकिस्तान और ईरान के साथ व्यापार चलता रहता है। इतनी सारी आपदाओं में भी अफगानिस्तान के अंडरडॉग्स अपनी जिंदगी की लड़ाई जारी रख रहे हैं। दूसरा, तालिबान किस तरह से पैसे कमाता है। अफगानिस्तान एक गरीब देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिनके कंट्रोल में है वो भी गरीब देश है। अब तालिबान की बात करते हैं। तालिबान दुनिया का सबसे अमीर उग्रवादी समूह है, जो कि 4 तरह से पैसा कमाता है, जिनमें विदेशी दान, मादक पदार्थों का व्यापार, व्यापार के मार्गों को नियंत्रण, खदानें और खनिज शामिल है। पहला सोर्स है विदेशी दान। CIA मानती है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान डोनेशन के रूप में तालिबान को फंड करते हैं। अमेरिका की क्लासिफाइड रिपोर्ट कहती है कि तालिबान ने गल्फ देशों से लगभग 106 मिलियन कमाए हैं। इनमें सऊदी अरब, UAE और कतर से आने वाले व्यक्तिगत योगदान शामिल हैं। अनुमान कहता है कि तालिबान हर साल $500 मिलियन विदेशी डोनेशन से कमाता है। दूसरा जरिया है नशीले पदार्थों का व्यापार। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़े अफीम उगाने वाला देश है। हर साल 1.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन का अफीम अफगानिस्तान बेचता है। इसके साथ तालिबान भी $400 मिलियन मादक
द्रव्यों के व्यापार से ही कमाता था। इसलिए हाल ही में उनकी पॉलिसी में बदलाव आया। अब अफीम उगाना गैर कानूनी हो चुका है। यहाँ तक कि उनके मादक द्रव्य विभाग खुद जाकर खेत बर्बाद भी कर देते हैं। दूसरी ओर किसान छुपा छुपा कर अफीम उगाते हैं। तीसरा जरिया है व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना। परिवहन अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा व्यापार है। जो सड़कें तालिबान के कंट्रोल में है, उनसे गुजरने पर व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता है। जब अमेरिकन सैनिक अफगानिस्तान में थे तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण शुरू किया, जिसके अंदर 14,000 प्रोजेक्ट्स निर्माण हो रहे थे। इनमें सलमा डैम, अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग, नेशनल म्यूजियम ऑफ अफगानिस्तान और काबुल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। अमेरिका ने 141 बिलियन डॉलर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 7.30 बिलियन डॉलर्स इन प्रोजेक्ट्स में लगाए थे। इनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रिंग रोड था, जो पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि जैसे ही अमेरिकी सैनिक रोड बनाते, तालिबानी आकर उस पर कब्जा कर लेते थे। व्यापार मार्गों से गुजरने वाले सामान को जाने देने के लिए तालिबान पैसे लेता था, जिनसे उन्होंने 2003 से लेकर 2021 तक करोड़ों डॉलर कमाए। आखिरी सोर्स है खनन। अफगानिस्तान का खनन उद्योग 1 बिलियन डॉलर्स का है और यहाँ छोटे पैमाने पर खनन चलता है, यानी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ ही शारीरिक श्रम के साथ खनन किया जाता है, जिनमें से 25 से 30 खनन तालिबानी लोग नियंत्रित करते हैं और इससे होने वाला पैसा 10 मिलियन डॉलर्स का था। आपको बता दें कि ये सारा डाटा 2021 से पहले का है, जब तालिबान की सरकार बनी नहीं थी। अब सारा का सारा पैसा तालिबान के नियंत्रण में है, तो वही इसका फैसला ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, क्या लीगल है और क्या इलीगल। चौथा जरिया है अफगानिस्तान के छुपे हुए रत्न। 100 साल पहले अगर कोई कहता कि मिडल ईस्ट में कुछ ऐसा दिखेगा तो ये किसी फैंटेसी मूवी का दृश्य ही लगता, लेकिन आज मिडल ईस्ट का डिजर्ट एक इकोनॉमिक ओएसिस बन चुका है, क्योंकि यहाँ ब्लैक गोल्ड मिला, यानी कि ऑयल। इसकी शुरुआत 1908 में ईरान से हुई, जिसके बाद मानो एक चैन रिएक्शन शुरू हो गई, जिसमें सऊदी अरब, इराक, यूएई जैसे देशों में ढेर सारा ऑयल पाया गया। ऑयल हमारी गाड़ियों का फ्यूल है। अगर कोई गाड़ी नहीं भी चलाता, फिर भी ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट्स आपके आसपास होते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, टायर्स, कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स और टूथपेस्ट भी, जिसमें पेट्रोलियम के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यानी कि आज की जिंदगी ऑयल पर निर्भर है। यही कारण है कि मिडल ईस्ट की तरक्की हुई है। लेकिन अब ऑयल का जमाना पुराना हो चुका है। फ्यूचर है व्हाइट गोल्ड का, यानी लिथियम का। वही लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज के लिए इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम भी कहते हैं और यहाँ 1 ट्रिलियन डॉलर्स के भंडार हो सकते हैं। अगले 20 सालों में लिथियम की मांग आज से 40 गुना बढ़ने वाली है और ये बात चाइना अच्छे से जानता है और शायद इसलिए चाइना ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता भी दी है। चाइना का फोकस लिथियम पर होने वाला है और चाइना पहले से ही दुनिया के टोटल ईवी प्रोडक्शन मार्केट का 57% पर कब्जा कर चुका है। गवर्नमेंट सपोर्ट, मार्केट कंडीशंस और लोकल सप्लाई इसके लिए जिम्मेदार है। लिथियम के खदानों को कंट्रोल करने से उन्हें अगले 200 सालों के लिए काफी फायदा मिल सकता है। इसलिए चाइना दुनिया भर में लिथियम प्रोजेक्ट्स कैप्चर कर रहा है। बोलिविया में 2.3 बिलियन डॉलर्स, अर्जेंटीना में 777 मिलियन डॉलर्स चाइना ने निवेश किए हैं। उसी तरह चिली और मैक्सिको में भी चाइना के लिथियम एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। जहां दूसरे देश तालिबान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, वहीं चाइना बिजनेस डील लेकर तैयार खड़ा रहता है। आपको बता दें कि चाइना अफगानिस्तान के साथ 10 बिलियन डॉलर्स की डील साइन करने जा रहा है, इस वादे के साथ कि इस डील के बाद अफगानिस्तान में रोजगार बढ़ेगा और तरक्की होगी, पैसा आएगा। चाइना यहाँ लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। 1 ट्रिलियन के डिपॉजिट के लिए बस 10 बिलियन दे रहा है। अगर वो असल में 1 ट्रिलियन का लिथियम निकाल पाया तो उसे 100 गुना मुनाफा हो सकता है। आज के समय में भी तालिबान सोना, रत्न, पन्ने और माणिक लेकर 200 से 300 मिलियन कमाता है, लेकिन अफगानिस्तान के खनन क्षेत्र को पूरी तरह से व्यवसायीकरण करने के लिए बाहरी मदद की जरूरत है। आज अफगानिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से उपयोग करने के लिए पैसा और उपकरण की कमी है। ये चीजें चाइना आसानी से प्रोवाइड करा सकता है। अमेरिका के मना करने की वजह से एक शक्तिशाली दूरी बनी है जो चाइना भर सकता है। आखिर में क्या कहें,
अफगानिस्तान एक रुपए से ज्यादा मजबूत है, लेकिन तुलना रुपीस से बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट ये है कि 2023 के तीसरे महीने की अवधि में अफगानी दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? अफगानिस्तान का नाम सुनते ही एक ही शब्द याद आता है, तालिबान। लेकिन वहाँ डॉलर्स की बारिश होती है और ये सिर्फ एक मजाक नहीं है। विमान के जरिए प्लेन से हार्ड कैश उनके 19 एनजीओ तक पहुंचता है, जो अफगानिस्तान में मुक्त करने का काम करते हैं। ये $मिलियन इन केस अफगानिस्तान जाता है और यही वजह है कि अफगानिस्तान मजबूत हो गया है और ये पैसा आम लोगों को नहीं बल्कि तालिबान के काम आता है। लॉजिक सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को हम लोग मार्केट फोर्सेस कहते हैं। सप्लाई कम तो कीमत ज्यादा, डिमांड कम तो कीमत गिरेगी। जब तालिबान को शक्ति मिली तो अमेरिका ने उनकी सारी विदेशी मुद्रा सेवा अनुसंधान प्रक्रिया करके दिए, यानी उनके सारे डॉलर्स उनसे छीन लिए। उन्हें लगा कि तालिबान को अगर डॉलर नहीं मिलेंगे तो वह किसी से व्यापार नहीं कर पाएगा और अंत में वही उनसे बातचीत कर पाएंगे। लेकिन एक और मानवतावाद के चलते उन्हें मदद मिलती रही और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें पैसा भेजते रहे। इनमें वही फॉरेन डोनेशन करने वाले देश भी शामिल हैं। सच्चाई तो यह है कि अमेरिकन भी मदद के तौर पर अफगानिस्तान को पैसा भेजता रहता है। ये सारा सप्लाई डॉलर्स में होता है, लेकिन वहाँ की जनता डॉलर में कुछ भी नहीं खरीद सकती। उन्हें अंत में ये सारे डॉलर्स तालिबान को देने होते हैं। तालिबान लोगों के हाथों ये डॉलर नहीं देता। सारा का सारा लेन देन सिर्फ अफगानी में ही होता है। जिन देशों की खुद की करेंसी स्टेबल नहीं है, वे किसी दूसरे देश की स्टेबल करेंसी में रोजमर्रा का काम करते हैं। ये बात थोड़ी अजीब होगी क्योंकि इंडिया में केवल रुपीस को छोड़कर और कोई भी करेंसी नहीं चलती। लेकिन पिछले साल जब हम इजिप्ट में थे तो वहाँ के सारे टैक्सी ड्राइवर डॉलर में ही पैसा लिया करते थे। अफगानिस्तान में भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन तालिबान ने इस पर रोक लगा दी। तो हुआ ये कि अफगानिस्तान में डॉलर्स की मांग घटी। जिनके पास डॉलर्स थे भी, उन लोगों ने उसे बेचकर अफगानी ले ली, यानी अफगानी की कीमत बढ़ गई। ये तालिबान का एक मास्टर स्टॉक है जिसमें तालिबान का तो फायदा है लेकिन आम जनता का नहीं। तो ये डेवलपमेंट का कोई इंडिकेटर नहीं है। शक्तिशाली अफगानी करेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आम अफगानी इंसान एक भारतीय इंसान से ज्यादा खुश है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान बेहतरीन उग्रवाद और खराब किस्मत वाला गरीबों का एक अमीर देश है, जो उन्हें दुनिया की सबसे बड़े अंडरडॉग का नाम देता है, क्रिकेट के साथ अर्थव्यवस्था भी। अगर आप भी इस पूरी जानकारी से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। मैं रिया तोमर आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।